आइए देखते हैं हम सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी तैयारी को देंगे धार और आपको दिलाएंगे यूपी टेट में सफलता। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व, एक तत्व, प्रत्यागमन, बहुतत्व। तो इसमें प्रत्यागमन जो है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत है वंशानुक्रम से संबंधित है, विकास के नियमों से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह हो जाएगा। टीईटी परीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है? जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, आपको पता है आपको टीचर बनना है। टीईटी आपके टीचर बनने की अभिक्षमता का मापन कर रहा है। आप कितने सफल शिक्षक बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या होगा, इसका मापन कर रहा है। तो जो किसी विशेष योग्यता का मापन करता है, किसी क्षेत्र विशेष में उसकी पूर्व क्षमता का मापन करता है, तो ये कहलाता है अभिक्षमता। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ का होता है मतलब कि आप उसे कितना प्रभावित कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी व्यक्ति है जिसमें व्यक्ति खुद इन्वॉल्व है, जिसका नियंत्रण उसके खुद के हाथ में है, उसी वो ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ होगी। यानी अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन में व्यक्ति खुद स्वयं के अंदर झांकता है, तो जाहिर सी बात है एवरीथिंग विल बी गवर्न्ड बाय द मैन इटसेल्फ। तो ये अंतर्दर्शन जो है ये सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ मानी जाएगी। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ जो आयोग का ऑथेंटिक आंसर है वो व्यक्तित्व दिया गया है, व्यक्तित्व मापन में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? वातावरण बिल्कुल है, वंशानुक्रम बिल्कुल है, खेल तथा व्यायाम बिल्कुल है। इनमें से सभी, हाँ, ये सभी प्रभावित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो जब भी हम विचारात्मक चिंतन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारे मस्तिष्क में कौंधता है वह है डीवी, जॉन डीवी महोदय का। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक में हम एक विशेष से सामान्य नियम की ओर आते हैं। तो इसमें प्रयोग है, अवलोकन है, सामान्यीकरण है, कल्पना नहीं है। कल्पना की जगह परिकल्पना होती है, नॉट कल्पना। कल्पना का मतलब हो गया इमेजिनेशन, और परिकल्पना यानी समस्या का संभावित समाधान होता है, वो हाइपोथेसिस होती है। यहाँ कल्पना शब्द यूज़ किया गया है, यानी कल्पना इसके स्तरों में शामिल नहीं है। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है भाई? तो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी ए उत्तर इसका सही होगा। 9वें प्रश्न पे चलते हैं हम। एल्बर्ट बंडूरा ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बंडूरा की जो सामाजिक प्रेक्षणात्मक अधिगम है उसी से इनका नाम जोड़ा जाता है। बोबोडाल जो है जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो इनका नाम जोड़ा जाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम से या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ऑब्जर्वेशन इनकी लर्निंग है, प्रेक्षणात्मक अधिगम याद रखेंगे हम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो द्वितीय कौन सी है भाई? सेंसरी के जो बाद आएगी, यानी पूर्व संक्रियात्मक, यही अवस्था है दूसरे नंबर वाली। अधिगम के पठार में निम्नलिखित में से किस कारण बनता है अधिगम का पठार? पठार का मतलब क्या हुआ? पठार का मतलब होता है सीखने में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अब इसके आगे नहीं सीख सकता भाई। पठार का मतलब होता है किसी कारण व्यक्ति के अधिगम वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब व्यक्ति की सीमा आ गई। सीमा का मतलब होता है इसके आगे अब वो और सीख नहीं सकता। तो पठार किस कारण आया? क्यों अधिगम में कमी आ गई, रुक गया? अभिप्रेरणा, परिपक्वता, थकान, रुचि। अधिगम में पठार निम्न किस कारण बनता है? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है इन चारों में, वो होगा थकान। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण चित्र पे मेरा पूरा एक वीडियो है, आप जा करके देख लीजिएगा। इसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहाँ अधिगम की गति दी हुई है, तो अधिगम शब्द ही आप प्रेफर करिएगा, चाहे गति दिया हो या अधिगम का स्थानांतरण दिया हो। हम अधिगम से जो मिलता जुलता हमारा ऑप्शन होगा उसी पे टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही बिल्कुल कूल रह करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एकदम धैर्य भाव से और सोच समझ कर। सीखी हुई बातों को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो हम जो कुछ भी धारण कर रहे हैं उसको पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब भूल गए भाई, यानी विस्मरण हो गया। सही उत्तर होगा विस्मरण। 5 वर्ष का मोहन, मानसिक आयु 8 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी भाई? तो 8 हुआ ऊपर, नीचे आया 5 और गुणा हुआ 100। 5 से भाग दिया हमने 100 को, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। 8 से हम गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 160।
हमारा आंसर होगा 160। घबराना नहीं है, प्रश्नों को आराम से पढ़ना और एकदम कूल रहते हुए प्रश्नों का उत्तर देते चले जाइए। यानी हमारा आंसर हो गया 160। द राइट आंसर विल बी 160। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर है? इस पर भी मेरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। जिसको भी दिक्कतें हो रही हैं, मैं कमेंट बॉक्स में इसके वीडियो को भी लिंक कर दूंगी। जिसको नहीं पता कि प्रशिक्षण योग्य क्या होता है, मेरे उस वीडियो में जाकर आप देख लीजिए कि प्रशिक्षण योग्य का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है ट्रेनेबल। ट्रेनेबल जो होता है IQ का स्तर, वो होता है हमारा 36 से लेकर 49। और अगर हम बात करें 50 से लेकर के 69 की, तो 50 से लेकर 69 वाला जो है ये एडुकेबल है, यानी इसे शिक्षा दी जा सकती है, ये एडुकेबल है। लेकिन प्रश्न हमसे पूछ रहा है शिक्षण योग्य यानी कि ट्रेनेबल, तो 36 से लेकर 49 वाला हमारा ट्रेनेबल होता है। मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसको भी ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन योग के लिए किया जाता है? अति सरल प्रश्न है। रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट जो है व्यक्तित्व के मापन से रिलेटेड है, हरमन रोसा जी ने इसे दिया था। विस्मृति का कारण नहीं है। जब भी प्रश्न का उत्तर दीजिए तो प्रश्न में एक बार जरूर गोला मार लीजिए लाल पेन से, जैसे मैं कर रही हूँ, कि नहीं तो नहीं आया है, वरना आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए सतर्क रहिए। नहीं अगर प्रश्न में आया है तुरंत उसको काले गोले को लाल से मार्क कर दीजिए। स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दो स्फोट विधियाँ। विस्मृति का कारण कौन कौन सा? क्या स्मरण करने की इच्छा रखने से विस्मरण हो जाएगा? नहीं, यही जो हमारा होगा राइट आंसर होगा। यदि हमारे अंदर स्मरण की इच्छा है तो विस्मरण नहीं होगा, इसलिए यह विस्मरण का कारण नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे हम। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहते हैं भाई उसे? तो सिंपल, इसे हम स्टैट्स कहते हैं। सांख्यिकी, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, ये जो कुछ भी है, जो डेटा की जो है गणित है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। प्रदत्त यानी डेटा। 19वां, थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? नहीं है पे गोला मार लीजिए। बार बार मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्रश्न में जैसे नहीं देखिए लाल पेन से उसको तुरंत चिन्हित कर लीजिए। तत्परता का मुख्य नियम तो है ही, अभ्यास भी है, प्रभाव भी है, ये बहुप्रतिक्रिया का नियम है, ये मुख्य नियम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्नावली अगर अच्छी लग रही हो और मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे पेज को प्रमोट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण है? जब भी हम लोगों ने अपना अपना कोर्स किया, बीएड हो या जिसने जो कोई भी प्रशिक्षण कोर्स किया हो, सृजनात्मकता की जब भी बात आती है तो एक नाम सबसे आगे आता है और वो है टॉरेंस का। टॉरेंस महोदय का नाम जोड़ा जाता है सृजनात्मक परीक्षणों से, और इन्होंने ही 4 उसके मेन जो की पॉइंट्स थे वो बताए थे कि तो 4 जो उन्होंने मुख्य इसके विशेषताएं बताई थी सृजनात्मकता की, वो थी आपकी ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी एंड इलेबोरेशन। 4 विशेषताएं उन्होंने इसकी बताई थी, जो अभी अभी हमने जिसके बारे में बोला। ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, फ्लुएंसी प्रवाह और इलेबोरेशन यानी विस्तारण। शिक्षा में प्रगतिशील अवधारणा का समर्थन किसने किया था? फिर वही रचनात्मकता की जब बात होगी तो डीवी अगर है तो वो विकल्प में हम डीवी को ही चुनेंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? अंतर्दृष्टि की बात आ गई, सूझ की बात आ गई, तो जाहिर सी बात है कोहलर आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। मानव विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहते हैं? ये प्रश्न तो सबके जन जन के मुख पर होगा, बहुत ही सरल है। स्टैनले हाल ने इसे कहा था, और किसके बारे में कहा था? ये है किशोरावस्था के बारे में कहा था। संज्ञानात्मक विकास में समीपस्थ विकास का क्षेत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो इनका नाम जो आता है वो ZPD का नाम आते ही आ जाता है, लेव वाइगॉत्स्की महोदय। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो इनका है, जिसके 3 की पॉइंट्स हैं, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO, और एक और चौथा भी इसमें जोड़ लेंगे, भाषा। और 5वां अगर जोड़ना चाहिए तो वो भी जोड़ लीजिए, जिसको कि उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा। तो 5 शब्दों में हम पूरे वाइगॉत्स्की को समेट लेंगे। कौन कौन से, एक बार रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले बच्चा जो है, बच्चे के साथ हम शुरू करते हैं, उसको सहायता देने वाला MKO, जो सहायता दे रहा है स्कैफोल्डिंग। सहायता के बाद बच्चा कहाँ चला गया, तो ZPD कवर कर लिया। उसके बाद उसको हेल्प करने का काम कौन करता है, तो इसकी भाषा होती है, एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक भाषा टूल है। और जो वो खुद से बातें करता है, जो उसे हेल्प करती है आत्मचिंतन में, वो क्या कहलाती है, प्राइवेट स्पीच। यही 5 कीवर्ड्स पूरे वाइगॉत्स्की को ख़त्म कर देते हैं, उनके सिद्धांत को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत जो है, नीड थ्योरी,
वो किसने दी थी भाई? तो मांग सिद्धांत जो है वो मैस्लो का है। इन्होंने नीड्स की हायरार्की प्रस्तुत की 5 चरणों में, एक त्रिभुजाकार फॉर्म में 5 1 2 3 4 5 5 चरणों में इन्होंने अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं को उन्होंने 5 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे नीचे उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके बाद उसकी तो नंबर 1 पे हो जाएगी उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी मनोशारीरिक आवश्यकताएं, वही बेसिक नीड्स की बात हो जाएगी। रोटी कपड़ा और मकान उसका जो है, नींद। दूसरे नंबर पे जो उसका आता है वो आ जाता है क्या? सेफ्टी नीड्स है, जिसमें उसको रोजगार चाहिए। उसके बाद तीसरा जो उसका नीड आता है वो होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड जाती है। उसके बाद चौथी नीड उसकी है स्टीम नीड्स यानी कि सम्मान पाने की आकांक्षा। और पांचवें और सबसे उच्च स्तर पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि अंतिम अवस्था है और शायद पूरे 100 करोड़ लोगों में शायद इक्का दुक्का लोग ही वहां तक पहुंच पाते होंगे, इस 5वें नंबर तक। तो एक मनोविज्ञान पढ़िए तो एकदम फ्री हो जाए, एकदम सरल शब्दों में पढ़ते चले जाइए और याद करते चले जाइए, समझते चले जाइए। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का अप्रत्यक्ष तरीका है? व्याख्यान, अनुकरण, अभ्यास, प्रशिक्षण। जाहिर सी बात है, देखिए भाई डायरेक्ट लर्निंग नहीं हो रही है। व्याख्यान में भी भैया डायरेक्ट लर्निंग हो रही है आमने सामने। प्रशिक्षण में भी उसको पता है, वो सीख रहा है, इसका उद्देश्य ही प्रशिक्षण का सिखाना है। व्याख्यान का भी वही उद्देश्य है, अभ्यास का भी वही उद्देश्य है। लेकिन अनुकरण जो है वो डायरेक्टली नहीं होता है, पैसिव रूप से चलता रहता है। हम जाने ना जाने अनुकरण के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो जब अगर हम अप्रत्यक्ष तरीके की बात करेंगे तो क्या सही करेंगे? हम सही करेंगे अनुकरण को। ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। हम नहीं जानते हैं और जाने कितनी चीज़ें बच्चा आपका सीख जाता है। वह कौन सा परीक्षण है जिसमें किसी व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है? तो कौन सा टेस्ट है भाई? ये आपका है चित्रों के माध्यम से आ जाएगा हमारा TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसमें कि व्यक्ति को चित्रों को देख करके कहानियाँ लिखनी होती हैं। तो TAT हमारा थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट है, वही आ जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। 28वें प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। संवेग की उत्पत्ति कहाँ होती है? मूल प्रवृत्तियों से, बुद्धि से, ज्ञानेंद्रियों से, अनुभव से। संवेग का नाम सुनते ही 2 नाम याद कर लीजिएगा। एक तो डेनियल गोलमैन की जो थ्योरी है संवेगों पर बेस्ड, और सांवेगिक बुद्धि का सिद्धांत है डेनियल गोलमैन का। और अगर हम बात करें मूल प्रवृत्तियों से पैदा होने की, चूंकि संवेग जो है मूल प्रवृत्तियों से ही संबद्ध है, तो मैकडूगल का नाम यहाँ आ जाएगा। मैकडूगल जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे संबद्ध 14 संवेगों का वर्णन किया है। तो यहाँ संवेगों की उत्पत्ति से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूल प्रवृत्तियाँ, और यहाँ पे मैकडूगल महोदय की ही बात की जा रही है। आगे हम चलेंगे। एक बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व कहा जा सकता है यदि वह दूसरों की मदद करने में सक्षम हो। सामाजिक रूप से परिपक्वता की बात हो रही है, यहाँ बुद्धि की बात नहीं हो रही है कि कितना अधिक नंबर पा सकता है बच्चा। सामाजिक सोशल रिलेशनशिप की बात हो रही है कि बच्चा सोशल रिलेशनशिप में कितना मैच्योर है, बहुत बुद्धिमान हो, अकेले रहे, हमेशा अपनी बात मनवाए नहीं। जब समाज की बात हो रही है तो समाज औरों के साथ मिलकर के ही बनता है। तो हमारा उत्तर जो होगा सही, दूसरों की मदद करने में सक्षम हो। चलिए अब हम पहुंचे हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न है, सीखने का गौड़ नियम कौन सा है? तो सीखने का गौड़ नियम कौन सा है भाई? प्रभाव, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रभाव, अभ्यास, तत्परता, बहु प्रतिक्रिया का नियम ही गौड़ नियम है। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ यानी सेकेंडरी लॉज उन्होंने दिए। 3 मेन जो थे उनके और 5 सेकेंडरी रूल्स थे। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम उन्हीं में से एक है। तो प्रश्नावली कैसी लगी आपको? बहुत सरल प्रश्नावली थी, लेकिन सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने सरल प्रश्न दिए हैं। कई लोग कहते हैं बहुत सरल है, बहुत सरल है। यूपीटीईटी में मित्रों, यूपीटीईटी में जो भी बाहर से इस प्रश्नावली को देख रहा है, हरियाणा, महाराष्ट्र या जहाँ कहीं से भी होगा, तो आप यूपीटीईटी उठा के देखिएगा। यूपीटीईटी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 2 तारीख को 3-4 में इसकी परीक्षा है जुलाई में, तो प्रश्नों का स्तर मैंने यूपीटीईटी का ही रखा है। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली प्रश्नावली में, और बहुत ही सरल और आसान तरीके से इसी तरह कूल रहते हुए हम उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए CDP विद पल्लवी मैम में मिलते हैं अगले नए 30 प्रश्नों के साथ। और हाँ, अपना कमेंट देना जरूर ना भूलें। आपको कौन सा टॉपिक कठिन लगता है, उससे अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं उठाऊंगी। आप अपने सजेशंस देना ना भूलें। धन्यवाद।